गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम हमने मेंडलीव प्रेडिक्टेबल के बारे में पढ़ा, साइंटिस्ट मेंडलीव के प्रेडिक्टेबल के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया प्रेडिक्टेबल के ऊपर, उन साइंटिस्ट का नाम था साइंटिस्ट मोसले। उन साइंटिस्ट का क्या नाम था? साइंटिस्ट मोसले। ठीक है, इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? प्रेडिक्टेबल के ऊपर। और क्या खोजा उसके बारे में, या इनके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि जो पुरानी प्रेडिक्टेबल थी, क्योंकि ये तो सबको पता था कि पुरानी प्रेडिक्टेबल में काफ़ी कमियां हैं, लेकिन मोसले ने उसको किस तरीके से सुधारा और इनके जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके सुधारा वो हमें एक नई प्रेडिक्टेबल क्यों दे पाया, कैसे दे पाया, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो साइंटिस्ट मोसले क्या कर रहे थे, एक कोई भी जो एलिमेंट है उसको लिया इन्होंने, ठीक है, और उसके ऊपर मेटल की, जैसे ये हमने मेटल लिया, राइट, हमने कोई मेटल लिया और इसके ऊपर एक्सरे जब स्ट्राइक करवाते हैं, इसके ऊपर कौन सी रे स्ट्राइक करवाते हैं? एक्सरे। तो कितना पेनिट्रेट कर पाती है, कितना पेनिट्रेट कर पाती है, इसको साइंटिस्ट मोसले ने स्टडी किया। इसको किसने स्टडी किया? साइंटिस्ट मोसले ने। तो साइंटिस्ट मोसले ने ये देखा कि जैसे जैसे वो रे की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ, या आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे क्या इंक्रीज़ हो रहा है? एटॉमिक नंबर, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। मतलब जितनी हाई फ्रीक्वेंसी आप ले रहे हो उसके लिए उतना ही हाई एटॉमिक नंबर आपको लेना पड़ेगा। ये साइंटिस्ट मोसले ने बताया। ठीक है, और इससे उन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला, उन्होंने एक अपनी इक्वेशन बनाई। वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन ये थी कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट जेड माइनस बी, वेयर जेड इज़ व्हाट? जेड इज़ एटॉमिक नंबर। जेड क्या था? एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है? ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, राइट। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें फ्रीक्वेंसी के बीच में और किसके बीच में? जेड के बीच में, तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। कैसी लाइन आ रही है? स्ट्रेट लाइन। इस बात का ये मतलब हुआ कि जितना हैवी मॉलिक्यूल होगा, जितना हैवी मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, उसके लिए उतनी ज़्यादा आपको इंटेंसिटी की रेडिएशन लानी पड़ेगी। उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की क्या लानी पड़ेगी? रेडिएशन आपको चाहिए उसके लिए। ठीक है, जैसे अगर कोई हैवी एटम है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होनी चाहिए? बहुत हाई। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए आपकी? बहुत हाई। ठीक है, इसको आप ऐसे भी दे सकते हो कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, राइट, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C बाय लैम्डा। तो आपके पास, आप क्या तो ऐसे कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ से हम ये कंक्लूड भी कर सकते हैं कि जैसे अभी मैंने लिखा कि E इज इक्वल टू एच न्यू, और जो न्यू है, न्यू की वैल्यू क्या होती है? एच तो वही है, लेकिन न्यू की वैल्यू क्या होती है? C अपॉन में लैम्डा। तो न्यू और लैम्डा के अंदर रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो आप जब लैम्डा की वैल्यू कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हाई एटॉमिक नंबर आपने लिया, अगर आपने कौन सा एटॉमिक नंबर लिया? हाई एटॉमिक नंबर आपने लिया, तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए क्या तो आप क्या यूज़ करोगे? हाई एनर्जेटिक रे। और हाई एनर्जेटिक रे की क्या कंडीशन है, क्या करेक्टरिस्टिक है? कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए? हाई। या दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि उसकी लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लो। तो इसको सबसे पहले जो इसके बारे में बताया था कि हमें किस टाइप की रे लेनी चाहिए, और किस, जब अगर हाई इंटेंसिटी की अगर आप रे लोगे वो एटॉमिक नंबर के साथ, तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, ये बताया था सबसे पहले साइंटिस्ट मोसले ने। ठीक है, ये बताया था साइंटिस्ट मोसले ने, और इसके लिए इनको इनाम भी दिया गया था। साइंटिस्ट मोसले को इस बात के लिए इनाम भी दिया गया था। देखिए, ये साइंटिस्ट मोसले हैं, इनका नाम साइंटिस्ट
मोस्ले है। और ये जो पूरी मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल है ये इनने और इनके स्टूडेंट ने मिलकर प्रिपेयर करी थी, ठीक है। अब जो मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल है एक बार मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल जो हमारे पास है ये हमारी मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल है। तो मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल के अंदर साइंटिस्ट मोस्ले ने क्या डिज़ाइन किया ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एटॉमिक नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और एटॉमिक नंबर भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। इस 7 का दो मतलब है क्या, 7 ही तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर 7 ही क्या है, प्रोटॉन। ये दो बातें ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब हम चलते हैं मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल जो साइंटिस्ट मोस्ले ने दी थी उसके अंदर क्या खूबी थी जिसकी वजह से ये अभी तक एक्सेप्ट करी जाती है, ठीक है। इसके अंदर एक तो इन्होंने एक तरीके से 4 ग्रुप बनाए, ठीक है। कितने ग्रुप बनाए, 4। जैसा कि आप पहले देख पा रहे हो कि पिछली जो प्रिडिक्ट टेबल थी हमारी जो साइंटिस्ट मेंडलीव ने दी थी उसके अंदर भी वर्टिकल लाइन थी, या हाइड्रोजन लिथियम, ये वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाना, ऊपर से कहाँ की ओर जाना, नीचे की ओर। इसको तो हम क्या कहते थे, ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप। और लेफ़्ट टू राइट जाना, इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड, तो जो मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल है इसके अंदर कितने ग्रुप हैं, 18। तो इसके अंदर क्या है, ग्रुप, ठीक है। और इसके अंदर कितने पीरियड है, 7 इसके अंदर क्या है, पीरियड है, ठीक है। इस टाइप से आपकी मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल में, एक तो जो पहले जो 2 ग्रुप हैं इनको कहा जाता है एस ब्लॉक, इनको क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक। इनको एस ब्लॉक ही क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, एस ब्लॉक की जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो क्या है, NS122। देखो आपको पता है कि जो s ऑर्बिटल होता है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके अंदर आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो 1 और 2 लिख रखा है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। और n आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे अगर आप हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी आपकी, 1s1, ठीक है। और अगर आप लिथियम की बात करोगे, मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के यहाँ पे का जिक्र कर रहा हूँ, लिथियम की अगर आप बात करोगे, तो लिथियम के लिए आप क्या लिखोगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने कौन से चैप्टर में, 2nd चैप्टर में पढ़ी थी। तो 1s2 तो इसके अंदर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2s1, मतलब कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से प्रिंसिपल सेल के अंदर प्रेजेंट है, 2nd के अंदर। ऐसे ही नीचे जैसे जाते जाएंगे। इसके अलावा हम एग्जांपल लेते हैं जैसे सोडियम का, सोडियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा, 3s1 में। ऐसे ही पोटाशियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 4s1 में। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके एलिमेंट है, जैसे सीजियम है, सीजियम के आगे यहाँ पे क्या लिख रखा है, सीजियम के आगे यहाँ लिख रखा है 6। तो सीजियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 प्रिंसिपल सेल में आएगा, ठीक है। किसमें आएगा, 6 प्रिंसिपल सेल के अंदर। और 6s1 कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पहले 2 ब्लॉक हैं, ये पहले जो ग्रुप है ये और ये, इनके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी, NS122। पहले वाला जो ग्रुप है ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब के अंदर लास्ट सेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और जो दूसरा है उनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि बेरिलियम का अगर आप एटॉमिक नंबर लो तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। तो पहले में कितना आ जाएगा, 1s2, दूसरे में कितना आ जाएगा, 2s2। तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे
2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कितने टोटल एटॉमिक नंबर या टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आ जाएगा, 4। तो इसको कहा जाता है एस ब्लॉक। कहने का मतलब यह है कि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है उसको हम वही ब्लॉक हम उसको कहेंगे। तो इसके अंदर दो आपके ग्रुप है और इसका क्या नाम दिया जाएगा, इसका नाम रखेंगे हम एस ब्लॉक। तो पहला तो ये था हमारा, ठीक है। इसके बाद आपके पास 3 से लेकर ये 12 तक, 3 से लेकर 12 तक, इसका नाम दिया गया डी ब्लॉक। इसका क्या नाम दिया गया, डी ब्लॉक। अब इसको डी ब्लॉक क्यों कहा गया, एक तो सबसे मोटी बात यह है कि डी ब्लॉक इसलिए कहा गया होगा कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भरा गया होगा, वो भरा हो गया डी के अंदर। वो कहाँ भरा गया होगा, डी के अंदर। तो एक बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जर्नल इनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1 D 1 to 10 ns2, ठीक है। ये इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं प्रिंसिपल सेल ले लेता हूँ 4। अगर मैंने n की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पे 4, n की वैल्यू क्या ले ली मैंने यहाँ पे 4, तो देखिए 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 D 1 to 10 और यहाँ पे कितना आएगा 4s2, ठीक है। डी के अंदर आपको पता है कितने टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी के अंदर, जैसे मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ ये 3D 1 to 10 4s2। आपको पता है डी के अंदर, डी ऑर्बिटल्स के अंदर हम कितने बॉक्स बनाते हैं, ये 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसके अंदर हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन के अंदर पहले एक इलेक्ट्रॉन एस से भरो, दूसरा इलेक्ट्रॉन एस से, तीसरा एस से, चौथा एस से, पाँचवा एस से, छठा एस से, सातवां एस से, आठवां एस से, नौवां एस से और 10वां एस से। तो कहने का मतलब 1 से 10 तक मैक्सिमम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है 1 to 10, ठीक है। और एस में कितने आ सकते हैं बेटा, एस में आ सकता है आपके पास 2। अच्छा, अगर हम 3D और 4s, देखिए एक बार 3D और 4s, इसके लिए n और l, और यहाँ पे लिख देता हूँ n + l की वैल्यू, ठीक है। तो 3D के लिए 3D के लिए जो प्रिंसिपल सेल है वो कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे लिखूँगा 3। और 4s के लिए प्रिंसिपल सेल कितना दे रखा है मेरा 4, ठीक है। l की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये l की जो वैल्यू है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है और उसके लिए मैंने आपको बताया था 0 to n-1, ठीक है। तो कैसे करेंगे 0 to, अब n की वैल्यू अगर मैंने 3 ले रखी है तो क्या करूँगा 0 to 3-1, तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और आपको बता रखा है इन्होंने ऑलरेडी d है, देखिए तो 0 1 2 ये वैल्यूज आ सकती है। 0 किसके लिए लिखते हैं हम, 0 लिखते हैं s के लिए, 1 किसके लिए लिखते हैं बेटा p के लिए, और 2 किसके लिए लिखते हैं d के लिए। मतलब d के लिए l की वैल्यू कितनी आ रही है, d के लिए l की वैल्यू आ रही है मेरी 2, तो l की वैल्यू मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 2। और s के लिए l की वैल्यू कितनी आती है, s के लिए l की वैल्यू आती है मेरी 0, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 0। तो 3 और 2 कितने हो गए 5, और 4 और 0 कितने हो गए 4। ये 2 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो जो सबसे कम है वो किसकी है, वो है 4s की। तो हमें जो इलेक्ट्रॉन भरना है, इलेक्ट्रॉन जो भरना है ऑफ-बाउंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जिसके एनर्जी लेवल सबसे कम है, तो एनर्जी लेवल, लोवेस्ट एनर्जी लेवल किसका है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल किसका है, वो है 4s का, वो है किसका 4s का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे जो पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे हम 4s में डालेंगे, उसके बाद किस में डालेंगे 3D के अंदर। कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका किस में फिल होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा 3D के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आप F का कर सकते हैं और इसी तरीके से P का कर सकते हैं। एक और मैं P का और बता देता हूँ, मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल में जो P की कॉन्फ़िगरेशन और F की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए ये था अपना जो 2 ब्लॉक हमने लिए थे, ये कौन से थे S ब्लॉक। उसके बाद में ये जो आपने लिया ये कौन सा आया हमारा D। इसके बाद ये जो भी है 13 से 18 जो है आपका, ये आपका P ब्लॉक, और नीचे वाला जो है ये कौन सा है आपका F ब्लॉक, ये कौन सा है आपका F ब्लॉक।
इनकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी बुक में दे रखी है। एस और डी की मैंने बता दी है। अब बात करते हैं पी के बारे में, ठीक है। तो पी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, वो देख लेते हैं एक बार। पी की कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1 2 6। आपको पता है पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। और अगर इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल करने जाएं, इसके अंदर हम क्या फिल करने जाएं, इलेक्ट्रॉन फिल करने जाएं, तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे और छठा यहाँ पे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए हमने ऊपर क्या लिखा है 1 2 6। ये आपको समझ में आना चाहिए। आप देख रहे हो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में भरेंगे, NS में, उसके बाद में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो किस में जाएगा, P में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, P ब्लॉक। एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए कार्बन मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 और 2p2। देखो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। और इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, 6। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बाद F का एग्जाम्पल देते हैं। F जो आपके पास ये ग्रुप है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसको आप खुद करके देखिएगा। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखिएगा, ठीक है। मैं जर्नल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, N-2 F0 to 14, ठीक है। और N-1 D0 to 2 NS2, ठीक है। ये जो F ब्लॉक है बेटा, ठीक है, F ब्लॉक आपका, इसके अंदर ये जो पहली वाली सीरीज़ है इसको हम लैंथेनाइड बोलते हैं, लैंथेनाइड, ठीक है। और जो नीचे वाली है इसको बोलते हैं एक्टेनाइड, इसको क्या बोलते हैं, एक्टेनॉइड, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जो आपका नीचे वाला है, जितने भी रेड आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं रेडियो एक्टिव। कैसे होते हैं ये सारे के सारे, ये होते हैं रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न प्रेडिक्टेबल की खूबी थी कि आपने पूरा डिज़ाइन कर लिया था कि जो रेडियो एक्टिव है वो कहाँ रखे जाएंगे, जितने भी मेटल्स है वो कहाँ रखे जाएंगे, जितने भी गैस है, जितने भी नॉन मेटल्स है। जनरली ऐसा होता है कि S और ये जो आपका है S और ये जो आपका है D, इसके अंदर मेटल है, इसके अंदर क्या है, मेटल। नॉन मेटल्स आपके इसमें हैं, ठीक है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो रेडियो एक्टिव है वो किसके अंदर है, F ब्लॉक के अंदर। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपकी प्रेजेंट है। तो आप इस तरीके से जो आपकी मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है उसको स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे जो एटॉमिक रेडियस वाला टॉपिक है बेटा वो कवर करेंगे। थैंक यू।